गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में देखा था कि 1726 के चार्टर के माध्यम से जो निगम स्थापित किया गया था उसकी पूरी जो हमने एक तरह से ब्रीफ इसकी रिपोर्ट देखी थी, संस्थापना से संबंधित भाग, और उसके अंतर्गत हमने देखा था मेयर के बारे में। मेयर कौन हो सकता था, उसकी कार्य अवधि कितने समय के लिए हो सकती थी, एल्डरमैन कौन होते थे और कितने एल्डरमैन कितने वर्ष के लिए, कब तक के लिए नियुक्त किए जा सकते थे। इन सब बातों के बारे में हमने बात की थी और हमने न्याय व्यवस्था के बारे में आपसे चर्चा की थी। न्याय व्यवस्था के लिए दो सिस्टम यहाँ पे लागू किए गए थे इस 1726 के चार्टर के माध्यम से। सबसे पहला जो था, जो सिविल मामले थे, दीवानी के मामले थे, प्रोबेट के मामले थे, उनके संबंध में मेयर कोर्ट को पूरा अधिकार दिया गया था। इसके अलावा मेयर कोर्ट जो था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब है अभिलेख न्यायालय, और अभिलेख न्यायालय वो होता है जिसके निर्णयों का विस्तृत जो विवरण है, लेखा जोखा है, वो कोर्ट के द्वारा रखा जाता था और इसके निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी और स्वयं अगर कोर्ट चाहे तो उसमें संशोधन कर सकता था। इसके अलावा हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात की थी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय है, उस अभिलेख न्यायालय को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त था कि इसकी जो अवमानना है, उस अवमानना पर अवमानना करने वाले व्यक्ति को सज़ा दी जा सके, और ये सज़ा कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकती थी और ये सज़ा दी जा सकती थी। हमने फौजदारी मामलों के बारे में भी देखा था कि फौजदारी मामलों में कौन कौन सी कोर्ट्स स्थापित थी। इसमें सबसे मेन गवर्नर एंड काउंसिल, जो कि प्रशासन की मुख्य इकाई हुआ करती थी, उस प्रशासन की मुख्य इकाई को ही यहाँ पे ये फौजदारी की अदालत बनाया गया। इसके अलावा टर्मिनल कोर्ट और गाओल डिलीवरी कोर्ट, ये स्तर भी इस कोर्ट को प्रदान किया गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेयर और टर्मिनल कोर्ट की। मेयर और टर्मिनल कोर्ट क्या थे, इसके बारे में हम बात करते हैं कि टर्मिनल कोर्ट जेल डिलीवरी की अदालतों से विस्तृत अधिकार रखती थी। इसके जो अधिकार थे जेल डिलीवरी की कोर्ट से ज़्यादा हुआ करते थे। दूसरा, सभी प्रकार के जो फौजदारी मामले हैं, चाहे वो मामले हत्या के हों, दुर्व्यवहार के हों, या फिर इस प्रकार के अन्य जो मामले थे, वो सारे मामले इसमें देखे जा सकते थे। और यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मामले पुराने हो या नए हो, कैसे मामले हों, नए मामले हों या पुराने बहुत समय पहले के मामले यहाँ पे लाए जा सकते थे। जबकि जेल डिलीवरी की जो कोर्ट्स थी, जेल डिलीवरी की कोर्ट्स को केवल उन्हीं मामलों को देख सकने का अधिकार था जिनमें अभियुक्त पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्त पहले से अगर अरेस्ट है तो उस मामले में ही जेल डिलीवरी की कोर्ट काम करती थी। तो इसमें ज़रूरी ये था कि जो अभियुक्त है वो अरेस्ट होना चाहिए और उन्हें जेल में डाला जा चुका हो। उसी मामले को जेल डिलीवरी की कोर्ट्स देखती थी। जबकि टर्मिनल कोर्ट्स जो थे, वो टर्मिनल कोर्ट सभी प्रकार के मामले, जो फौजदारी मामले थे, उन फौजदारी मामलों में चाहे वो नए हो या पुराने हो, सबको देखने का अधिकार इसको मिला हुआ था टर्मिनल कोर्ट को।
अब दोनों अधिकार सम्मिलित रूप से सामान्य फौजदारी का अधिकार बनाते थे। ये दोनों तरह के जो अधिकार हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ये दोनों अधिकार सम्मिलित रूप में सामान्य फौजदारी का अधिकार बनाते थे। ये सामान्य फौजदारी का अधिकार था। और 1726 के चार्टर में जो फौजदारी व्यवस्था थी, वो फौजदारी व्यवस्था किस तरह की थी? क्रिमिनल जो सिस्टम था, कोर्ट्स का क्रिमिनल सिस्टम था, वो किस प्रकार का था? यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक विशेष प्रकार का अधिकरण, जिसको जस्टिस ऑफ पीस कहा करते थे। जस्टिस ऑफ पीस, इसका मतलब है शांति अधिकरण। तो सबसे पहले व्यवस्था में जो फौजदारी व्यवस्था थी, उसमें शांति अधिकरण की बात करते हैं, जस्टिस ऑफ पीस की बात करते हैं। जस्टिस ऑफ पीस, जिसमें गवर्नर एंड काउंसिल के गवर्नर और 5 वरिष्ठ सदस्य अपने इस स्तर में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकते थे। यानी यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, इसके बारे में देखना है। यानी शांति अधिकरण का संविधान क्या था, उसकी संगठन कैसा था। तो उसमें गवर्नर एंड काउंसिल का गवर्नर और 5 जो वरिष्ठ सदस्य थे, वो मिलकर जस्टिस ऑफ पीस कहलाते थे। ये शांति अधिकरण कहलाते थे। और इस शांति अधिकरण को अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का अधिकार मिला हुआ था कि ये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकते थे। साधारण जो मामले थे, उनमें वो निर्णय भी दे सकते थे। और ये विशेष बात है यहाँ पे कि जो साधारण मामले थे, उन साधारण मामलों में जस्टिस ऑफ पीस तुरंत निर्णय भी कर सकते थे, जिससे कि टाइम की बचत होती थी। और बड़ी कोर्ट्स के पास, चाहे वो मेयर कोर्ट हो, चाहे आपकी टर्मिनल कोर्ट हो, जेल डिलीवरी कोर्ट हो, तो इन कोर्ट्स के पास जो मामले हैं, उन मामलों का भंडारण न हो, ज़्यादा मामले, अतिरिक्त मामले न इकट्ठे हो जाएं। तो इसके लिए शांति अधिकरण काम करता था। और वो छोटे मामलों में न्याय भी कर सकता था, निर्णय भी दे सकता था। यहाँ पे जो गंभीर मामलों की बात है, जो बड़े मामले थे, जो गंभीर मामले थे, तो उसमें क्या होता था कि प्रत्येक जस्टिस ऑफ पीस को निर्देश मिला हुआ था कि जो प्राप्त साक्ष्य हैं, जो एविडेंस मिले हुए हैं, उन एविडेंस के साथ मामले को परीक्षा करने के लिए सेशन कोर्ट को भेज दें। जो भी एविडेंस जस्टिस ऑफ पीस को मिले उस मामले में, तो उस मामले को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट को भेज दें। ये यहाँ पे निर्देश मिला हुआ था जस्टिस ऑफ पीस को। जस्टिस ऑफ पीस के सारे जो अधिकार थे, सब के सब अधिकार, वो सारे अधिकार उनके द्वारा अकेले व व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किए जा सकते थे। अकेले रूप में सारे अधिकार काम में ले सकते थे। जस्टिस ऑफ पीस में जो टोटल सदस्य जितने भी थे, प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से भी अधिकार था कि वो मामले, छोटे मामलों का निर्णय तुरंत कर सके और जो अभियुक्त हैं, अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर सकें। अब दूसरी जो बात आती है, दूसरे जो सिस्टम आता है, जो यहाँ पे फौजदारी मामलों में दूसरा जो सिस्टम आता है, वो आता है क्वार्टर सेशन। क्वार्टर सेशन गवर्नर एंड काउंसिल के जो 5 वरिष्ठ सदस्य थे, अकेले रूप में तो वो जस्टिस ऑफ पीस कहलाते थे। यानी गवर्नर और जो वरिष्ठ सदस्य सारे मिलकर जस्टिस ऑफ पीस कहलाते थे। लेकिन 3 या ऐसे अधिक जस्टिस ऑफ पीस मिल जाते थे, 3 या 3 से अधिक जस्टिस ऑफ पीस ये मिलकर क्वार्टर सेशन का निर्माण करते थे। इनको क्वार्टर सेशन कहते थे। यानी आप सीधे शब्दों में ये समझे कि जो यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस थे, जस्टिस ऑफ पीस में गवर्नर प्लस जो 5 वरिष्ठ सदस्य थे, वो मिलकर जस्टिस ऑफ पीस कहलाते थे। एक जस्टिस पीस कहलाएगा। और इस प्रकार के 3 या 3 से अधिक जस्टिस ऑफ पीस अगर मिल जाते थे, मिल के काम करते थे, तो उसको क्वार्टर सेशन के नाम से जाना जाता था।
इसके जो अधिकार थे वो अधिकार गंभीर मामलों को देखने का इनको अधिकार था। जो बड़े मामले थे, हत्या के, डकैती के, लूटपाट के, या फिर और जो बड़े मामले जिनमें की सज़ा मृत्युदंड हो सकती थी, तो ऐसे मामलों में जो अधिकार उनको मिला हुआ था। और इस क्वार्टर सेशन की जो बैठक है, जो सभाएं होती थी, वो सभाएं एक साल में 4 बार होती थी, यानी क्वार्टर सेशन। इसीलिए इसको क्वार्टर सेशन कहा जाता है कि हर 3 महीने में एक इनकी मीटिंग होती थी, सभा होती थी, इसीलिए इसको क्वार्टर सेशन भी कहा जाता है। क्वार्टर सेशन की न्याय सीमा से बाहर के मामले जो होते थे, वो कौन से मामले हैं जो न्याय नहीं कर सकते थे क्वार्टर सेशन में? वो थे राजद्रोह के मामले। जिसके ऊपर राजद्रोह का मामला हो तो ऐसे मामलों को सुनवाई का अधिकार क्वार्टर सेशन को नहीं होगा, नहीं था। तीसरी जो व्यवस्था आती है फौजदारी मामलों की, वो जूरी की व्यवस्था आती है। जूरी से मतलब हम सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं कि ऐसे सदस्यों का समूह जो न्याय व्यवस्था में सहयोग करता है, वो जूरी कहलाता है। यहाँ पर अदालतों के मामलों के निर्णय में सहायक व्यक्तियों का समूह कह सकते हो इसको। जो कोर्ट्स के मामले थे, उन मामलों के निर्णय करने में जो सहायक व्यक्ति थे, उनका समूह, ये कहलाता था जूरी। जूरी के प्रकार, इसमें जाने से पहले हम आपको बताएं कि इसका बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जूरी के प्रकार। जूरी 2 तरह की हो सकती थी, एक ग्रांड जूरी और दूसरी पेटी जूरी। ग्रांड जूरी, जिसको जूरी ऑफ प्रेजेंटमेंट कहते हैं, जूरी ऑफ प्रेजेंटमेंट, ये ग्रांड जूरी हो गई। दूसरी पेटी जूरी, ये पेटी जूरी कहलाती थी। इसका जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड में 1766 ईस्वी में हुआ था। जो जूरी सिस्टम है, उस जूरी सिस्टम का प्रादुर्भाव, उदय, आरंभ, ये इंग्लैंड में 1766 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हेनरी सेकंड, हेनरी सेकंड जो था, जिसको आप कह सकते हो कि ये अधिराज उस समय था, तो उस अधिराज के द्वारा सर्किट जजों को निर्देश दिया गया, जो सर्किट के जज थे उनको निर्देश दिया कि स्थानीय नाइट एक उपाधि होती है, एक पदवी होती है। नाइट का मतलब सम्मानित व्यक्तियों की एक किस्म कह सकते हो, जिनको सम्मान दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों का एक किस्म है। और लोगों को वो इकट्ठा करें। स्थानीय जो नाइट है वो क्या करे कि जो लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करें और उनको शपथ दिलाएं। स्थानीय नाइट क्या करे, लोगों को इकट्ठा करे, उनको शपथ दिलाकर संभावित अभियुक्तों को प्रस्तुत करने हेतु संयत व शपथ करें। जो भी संभावित अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए शपथ दिलाई जाए। ये हेनरी सेकंड ने निर्देश दिया था सर्किट जजों को कि वो स्थानीय जो नाइट हैं उन नाइट लोगों को इकट्ठा करें और उनको इकट्ठा करके शपथ दिलाएं और संभावित अभियुक्तों को प्रस्तुत करने के लिए संयत और शपथ करें। बाद में जाके कुछ समय के बाद जूरी का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया। जूरी का कार्यक्षेत्र बदल गया, परिवर्तित हो गया, और जिसके अनुसार जस्टिस ऑफ पीस के पास से आरोप गुजरने के बाद, यानी कि इसका जो कार्यक्षेत्र है बदल दिया गया यहाँ पे थोड़े समय के बाद में। उसमें क्या किया, जस्टिस ऑफ पीस से जो मामला गुजरता था, आरोप गुजरता था, उस आरोप गुजरने के बाद उसको ग्रांड जूरी के सामने रखा जाता था। पहले जस्टिस ऑफ पीस में मामला जाता था और जस्टिस ऑफ पीस से मामला जब गुजर जाता था तो उसको ग्रांड जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। यदि यहाँ पर ग्रांड जूरी आरोप से कुछ संतुष्ट हो जाए, जो भी आरोप लगा हुआ है अभियुक्त के ऊपर, उस आरोप से अगर उसको सेटिस्फाइड हो जाती है वो ग्रांड जूरी, और यह
तय कर लेती है, ये तय पाया जाए कि मामले में कुछ तथ्य अवश्य हैं, ऐसा लगता है कि मामले में कुछ तथ्य हैं, तो अपनी राय व्यक्त करती थी ग्रांड जूरी और मामला परीक्षण के लिए अग्रसारित किया जाता था। इसको इंडिक्टमेंट कहा जाता था। इंडिक्टमेंट क्या है? इंडिक्टमेंट का क्या मतलब है कि जूरी का जो कार्यक्षेत्र बदला गया, उसमें क्या किया गया कि जस्टिस ऑफ पीस से जो मामला गुजरता था तो उसको ग्रांड जूरी के समक्ष रखा जाए और ग्रांड जूरी को ऐसा लगे कि आरोप में कुछ सच्चाई है तो वो अपनी राय व्यक्त करती है और राय व्यक्त करती थी कि मामला परीक्षण के लिए इसको आगे भेजा जाना चाहिए, ट्रायल के लिए इसको आगे भेजा जाना चाहिए। इसको इंडिक्टमेंट कहा जाता था। इसके बाद में मामला पेटी जूरी के सुपुर्द किया जाता था, यानी कि ग्रांड जूरी में पहले आता था, उसके बाद में पेटी जूरी को वो सौंपा जाता था और जो साक्ष्यों की सुनवाई के द्वारा इस तथ्य का निराकरण करती थी। यानी यहाँ एविडेंस लिए जाते थे और एविडेंस लेने के बाद में इस तथ्य का निराकरण करते थे कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध किया है। यहाँ पे ये तय किया जाता था साक्ष्यों को देखकर पेटी जूरी के द्वारा कि क्या अभियुक्त ने अपराध किया है। यदि यस है, हाँ में आता है, तो क्या करते थे, न्यायाधीश उसको सजा दे देगा और अगर निगेटिव आता है नहीं तो उसको बाइज्जत बरी किया जाता था। यहाँ पे दो सिस्टम थे कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध किया है, वो साक्ष्यों के आधार पे पेटी जूरी तय करती थी और पेटी जूरी यदि हाँ में उत्तर होता था तो न्यायाधीश उसको सजा दे देता और ना में उत्तर होता तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता था। अब ग्रांड जूरी क्या थी? ग्रांड जूरी का जो प्रमुख दायित्व था अभियुक्त को गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, अक्यूज्ड को, जो भी अक्यूज्ड था उसको अरेस्ट करना या फिर सेशंस में उपस्थित करने में जस्टिस ऑफ पीस की सहायता करना। पहला काम तो ये हो गया कि अरेस्ट करना अभियुक्त को। दूसरा मेन काम ये था कि जो सेशन में उसको उपस्थित करने में जस्टिस ऑफ पीस की सहायता करना। जस्टिस ऑफ पीस की सहायता करने के लिए यहाँ पे ग्रांड जूरी हुआ करती थी। ग्रांड जूरी में ऐसे व्यक्ति होते थे जो घटना और अपराधी से पूर्ण अवगत हो। ग्रांड जूरी में कौन से व्यक्ति हो सकते थे? वो व्यक्ति जो घटना से और उस व्यक्ति से, अपराधी से, जिसने अपराध किया है उससे पूरी तरह से अवगत हो। परंतु यहाँ पे ध्यान रखने की बात थी कि वो निष्पक्ष होने चाहिए और ईमानदार होने चाहिए। दूसरी आती है पेटी जूरी। पेटी जूरी का जो कार्य था वो साक्ष्यों का परीक्षण, जिरहों और तथ्य निर्धारण के अन्य कार्यों में सेशन कोर्ट की सहायता करना। यहाँ पे सेशन कोर्ट की सहायता करने में पेटी जूरी थी। इसका काम था साक्ष्यों का ट्रायल करना, जिरह करना, परीक्षा करना, एग्जामिनेशंस और तथ्य निर्धारण के जो अन्य कार्य थे उनमें सेशन कोर्ट की सहायता करना। ग्रांड जूरी के प्रयोग का उन्मूलन, कि ग्रांड जूरी का प्रयोग नहीं होगा, तो ये उन्मूलन इंग्लैंड में 1933 में हो गया। 1933 में ग्रांड जूरी का उन्मूलन हो गया। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस एक्ट 1933 में आया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस एक्ट, भारत की बात करें तो 1865 की बात है। इसमें एक्ट संख्या 13 के द्वारा भारत में 1865 में एक्ट संख्या 13 के द्वारा ये दायित्व मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया गया। 1865 में जो ग्रांड जूरी का दायित्व था वो भारत के अंदर मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ दिया गया। और 1726 की बात करें तो 1726 में मेयर कोर्ट के न्यायाधीश ही जूरी पद पर आसीन होते थे। 1726 में, 1726 की जो हम बात कर रहे हैं उसमें मेयर कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो ही जूरी पद पर आसीन होते थे। जूरी के सदस्य कौन होते थे? मेयर कोर्ट के न्यायाधीश।
चौथी बात करें कानून निर्माण से संबंधित भाग। तो कानून निर्माण से संबंधित भाग, ये मेन भाग आता है, इसी में आपके मेयर कोड की बात करेंगे हम। तो प्रत्येक गवर्नर काउंसिल को नियम, अधिनियम या आदेश निर्माण का अधिकार दिया है। यहाँ पे हर एक प्रेसिडेंसी को, गवर्नर एंड काउंसिल को यह अधिकार दिया गया कि वो नियम बना सकता है, अधिनियम बना सकता है और आदेश बना सकता है जो आवश्यक व सुविधाजनक हो, मीट एंड कन्वीनियंट यानी कि आवश्यक व सुविधाजनक हो तथा अंग्रेजी विधि व्यवस्था के अनुकूल, न्यायोचित व तर्कसंगत हो। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो अंग्रेजी विधि थी उस अंग्रेजी विधि व्यवस्था के अनुकूल होने चाहिए, प्रतिकूल नहीं हो। ऐसे जो आदेश, नियम, एक्ट ये जो बनाए गवर्नर काउंसिल, वो अंग्रेजी विधि व्यवस्था के अनुकूल होने चाहिए, न्यायोचित होने चाहिए और तर्कसंगत होने चाहिए। अब इंग्लैंड में जस्टिस ऑफ पीस की बात करें। इंग्लैंड में जो जस्टिस ऑफ पीस है अधिराट द्वारा नियुक्त की जाती थी। जस्टिस ऑफ पीस का नियुक्ति केवल अधिराट के द्वारा, जो ब्रिटिश एम्परर था वो ही जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति करता था। इसके प्रमुख कार्य क्या थे, उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया है। सबसे पहला अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी करना। जो अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना। दूसरा, सामान्य छानबीन के बाद में अभियुक्त को जमानत दे देना। सामान्य छानबीन हो गई, अगर वो जमानत का हकदार है अभियुक्त तो उसको जमानत दे के छोड़ा जाना। या फिर जमानत नहीं दे सके तो क्वार्टर सेशन के फैसले तक कारागार में बंद रखना, जब तक कि सेशन कोर्ट का क्वार्टर सेशन का फैसला नहीं हो जाए तब तक उसको जेल में बंद रखा जाए। तीसरा था, साधारण मामलों में सजा भी दे सकते थे। जस्टिस ऑफ पीस जो कि अधिराट नियुक्त करता था, तो वो एक काम ये भी था कि वो छोटे मामलों में सजा भी दे सकते थे, साधारण मामले में सजा भी दे सकते थे। और चौथा है, ऐसी व्यवस्था अगर देखी जाए तो बंगाल में इस तरह की जो व्यवस्था है वो प्रचलित थी, जो कि ब्रिटिश अधिराट के द्वारा सारे जो सिस्टम को अपनाया जाना, वो बंगाल के अंदर, यानी 3 बातें करेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो बंगाल BBU के नाम से जानते हैं। तो इनको सारों को यहाँ पे ये व्यवस्था, जो जस्टिस ऑफ पीस की व्यवस्था थी, इसी प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही है। आप लोग पढ़ाई करें और विशेष ध्यान रखें और अपना नाम और क्लास ज़रूर हर वीडियो में डालें। धन्यवाद।